Hello everyone, welcome to my channel UPSC with Lavisha. This is Lavisha, your UPSC mentor, and in today's economics class we will discuss about unemployment. Let's start without wasting any time. Unemployment, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, बेरोजगारी, काफी कॉमन चीज है. जैसे ही हमारी एज 19-20 ईयर्स प्लस होती है, हमें उस चीज का टैग मिलना स्टार्ट हो जाता है, समटाइम्स रिलेटिव से, समटाइम्स सोसाइटी से, और कुछ केसेस में इवन पेरेंट्स से भी. अनएम्प्लॉयमेंट एक्चुअल में है क्या? अनएम्प्लॉयमेंट एक वो कंडीशन है जब आपकी एज है कि आप वर्क करो, आप मनी को अर्न करो, आप सोसाइटी के अंदर, एक कंट्री की इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करो. उस टाइम पर आपके पास जॉब का ना होना या वर्क का ना होना क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट है. अब अकॉर्डिंग टू, अगर हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जो अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन दी है, यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक है, प्रीलिम्स में आने के चांसेस हैं, बिल्कुल है, लेकिन अभी काफी सालों से प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन नहीं आया. बट वो कोई मैटर नहीं है, फिर भी हम प्रीलिम्स के लिए इस टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे. ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि मेंस में इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस होते हैं. आपके 2023 के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन आया था. अब अगर फॉर एग्जांपल मान लो मेंस के अंदर आपके पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट से, तो वहां पर आपको लिखनी है अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन. स्टार्टिंग आप कर रहे हो एक स्ट्रॉन्ग उसके साथ, इंट्रोडक्शन के साथ, तो वहां पर आपको क्या लिखना है? एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन. तो एक तो आप नॉर्मली एम्प्लॉयमेंट की, अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन लिख रहे हो, और एक आप जो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो एक डेफिनेशन है, अगर आप वो मेंशन करते हो, तो दोनों का एक डिफरेंट इम्पैक्ट है. वहीं अगर हम बात करें आईएलओ क्या कहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट वो है कि एक इंसान के पास जॉब नहीं है, वो जॉब चाहता है, एक्टिवली सर्च भी कर रहा है जॉब के लिए, एक्टिवली सक्सेस होना भी चाहता है, काम करना भी चाहता है, बट फिर भी उसको जॉब नहीं मिल रही, वो अनएम्प्लॉयमेंट है. साथ में ये भी बोलता है आईएलओ कि जो इंसान, जिस इंसान ने अपने वर्क को छोड़ दिया, कि ये सोचकर कि नहीं इसके अंदर, समटाइम्स क्या होता है, हम देखते हैं ना कि यहाँ पर तो बस 30,000 सैलरी है, लेट्स ड्रॉप दिस जॉब और अब हम नई जॉब को ढूंढेंगे. और वो जो बीच का टाइम पीरियड होता है, जब आपने जॉब को छोड़ा और नई जॉब आपको मिली, उसके बीच के टाइम पीरियड को आईएलओ के अकॉर्डिंग हम अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहेंगे, बिकॉज आपके पास मौका था जॉब करने का, लेकिन आपने बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए अगर किसी चीज को स्किप किया, तो वो चीज अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट नहीं होती अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. अब बात करते हैं कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की जो इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करती है. सबसे पहले है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. इसमें क्या होता है कि एक इंडिविजुअल चाहता है कि उसको जॉब मिले, लेकिन ड्यू टू वेरियस रीजंस उसको जॉब नहीं मिल पाती. जैसे कि आप कॉलेज से हम ग्रेजुएट होते हैं और उसके बाद हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं. एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, वो बार बार ट्राई कर रहे हैं कि वो यूपीएससी क्रैक कर दे. यूपीएससी क्रैक करने के चक्कर में अगर आप कोई और जॉब साथ के साथ नहीं कर रहे हो, तो एक टाइम पीरियड के बाद आप भी क्या हो जाएगा, एक अनएम्प्लॉयमेंट का स्टैंप हमारे ऊपर लग जाता है. अगर आप 23-24 प्लस हो गए और आपके 2 to 3 अटेम्प्ट स्किप हो गए, स्किप नहीं हुए, या फिर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो उस केस में आपके क्या हो जाएगा, वो एक अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जिसमें कि आप बहुत विलिंगली चाहते हो कि आप यूपीएससी क्रैक करो, आप एक सिविल सर्वेंट बनो, बट आप ड्यू टू वेरियस रीजन वो चीज नहीं कर पा रहे. तो वो होती है कि आप चाहते नहीं बेरोजगार रहना, लेकिन आपको रहना पड़ रहा है ड्यू टू वेरियस कंडीशन. तो वो आपका हो गया इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया कि आप अपनी मर्जी से बेरोजगार हो, आप चाहते ही नहीं जॉब करना, फॉर एग्जाम्पल, या फिर आप जॉब को स्किप करना चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आपने बीए कर ली, एमए कर ली, अब उसके बाद आप पीएचडी को परस्यू कर रहे हो, और उसी टाइम पीरियड पे आप जॉब के लिए, आपको कोई एग्जाम है, आपको एक जॉब मिलती है, कोई भी ग्रुप डी या ग्रुप सी की जॉब मिलती है, क्लर्क की जॉब मान लो, आपको क्लर्क की जॉब ऑफर होती है. आप क्या करोगे? आपने बोला कि नहीं, आई एम ए पीएचडी होल्डर, या फिर मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ, मेरे नाम के आगे थोड़े टाइम में डॉक्टर लग जाएगा, मैं एक क्लर्क जैसी नॉर्मल जॉब नहीं करूंगा, और वो जॉब आपने, वो अपॉर्चुनिटी आपने छोड़ दी. तो उस केस में क्या होगा, वो हो गया वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट,
कि आप अपनी मर्जी से बेरोजगार हो, आपको जॉब मिल रही थी लेकिन आपको उस जॉब की क्वालिटी पसंद नहीं आई, आप उसकी सैलरी से सेटिस्फेक्शन नहीं था, या आपको अपनी आपकी डिग्निटी कंसर्न्स थे, इसलिए आपने उस चीज को स्किप कर दिया, और जो डिग्निटी, जो रेपुटेटिव जॉब आप चाहते हो वो आपको मिल नहीं रही, और जो मिल रही है वो आपने स्किप कर दी। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि समटाइम्स आपको कोई चीज चाहिए, आप किसी जॉब के लिए ट्राई करते हो लेकिन उस जॉब की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती है, जैसे कि टाइम टू टाइम रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती है। पहले फॉर एग्जांपल मान लो, पहले किसी कंपनी में काम करने के लिए रिक्वायरमेंट थी MS एक्सेल, आपको MS एक्सेल आता है, आप MS एक्सेल की हेल्प से उस कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हो, अचानक से चीजें चेंज होती हैं और कंपनी की रिक्वायरमेंट चेंज होती है, और कंपनी को अब क्या चाहिए, अब उनको वो चाहिए जिनको AI को अच्छी तरह यूज करना आता हो, AI की नॉलेज हो। तो उस केस में क्या होगा, अब वो आपको जॉब पर नहीं रखेंगे अगर आपने अपने आप को उस चीज के अंदर अपग्रेड नहीं किया। क्या तो आप टाइम रहते उस चीज को सीख लो ताकि आप वो चीज भी कर सको, और अगर टाइम रहते आपको वो चीज नहीं आई और आप अपने MS एक्सेल के ऊपर स्टक रह गए, तो आपको फिर उस जॉब से हटा दिया जाएगा। तो ये होता है कुछ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जो टाइम टू टाइम इकोनॉमी के अंदर चेंज आता है, जिससे आपकी मिसमैचेस स्टार्ट होने लग जाते हैं आपकी जॉब रिक्वायरमेंट से और जो आपकी स्किल है उनके अंदर। अब आती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, ये उनकी फेस करनी पड़ती है जिनका काम सीजनल है, जो स्पेसिफिक ईयर के कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर काम करते हैं, वो लोग आते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि जैसे हम किसी भी फेस्टिवल के ऊपर देखते हैं, हम दिवाली के ऊपर मार्केट में आप जा रहे हो, आप देख रहे हो एक दिए की स्टॉल लगी हुई है, कैंडल की स्टॉल लगी हुई है, वैसे आप रक्षाबंधन के ऊपर मार्केट के अंदर निकलते हो तो आपको दिखता है कि राखी की स्टॉल लगी हुई है। तो वो कौन से वर्कर्स होते हैं, वो सीजनल होते हैं, जो फेस्टिवल टू फेस्टिवल चीजों को चेंज करते रहते हैं। दिवाली पर वो दिया लगाते हैं, रक्षाबंधन पर वो राखी की स्टॉल लगाते हैं। बट ऐसा तो नहीं है ना कि 12 के 12 महीने कोई ना कोई फेस्टिवल चलता ही रहता है। जैसे नॉर्मली माना जाता है कि मार्च में होली का एंड हुआ, उसके बाद 2 to 3 मंथ्स 4 मंथ्स के लिए कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल नहीं आता। तो वो चीजें क्या होती है, उस 4 मंथ्स के गैप में क्या हुआ, मोस्ट प्रोबेबली वो 4 मंथ्स का गैप उनके लिए एक ऑफ सीजन की तरह होता है, और उसमें वो उनको कुछ भी काम करने को नहीं मिलता, बिकॉज दे आर सीजनल वर्कर्स, जिनके पास कभी कभी सीजन के टाइम पर ही काम होता है और बाकी टाइम वो जॉबलेस रहते हैं। तो वो हो गई सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। आप इसमें एग्जाम्पल टूरिस्ट गाइड्स का भी ले सकते हो। ऐसा नहीं होता कि किसी भी स्पॉट के ऊपर हमेशा ही टूरिज्म रहे। जैसे अगर आप गोवा की बात करते हो तो वहां पर आपको अभी विंटर सीजन के अंदर काफी ज्यादा टूरिज्म मिलेगा, समर में भी मिलेगा। मॉनसून सीजन में आपको वहां पर टूरिज्म कम मिलेगा, बिकॉज बारिश होती है, कोस्ट के ऊपर काफी चीजें होती हैं, बीचेस के ऊपर काफी हलचल होती है, तो उस टाइम पर टूरिज्म ज्यादा नहीं होता। तो उस टाइम पर वहां के जो गाइड्स होंगे उनके पास कोई काम होगा नहीं होगा, होटल स्टाफ है उनके पास भी कोई काम नहीं होगा, बिकॉज होटल्स खाली होंगे। तो ये चीजें क्या होती हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती हैं। नेक्स्ट है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अंदर क्या होता है कि समटाइम्स क्या होता है कि इकोनॉमी ही डाउन टर्न्स पे चली जाती है। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है इसके लिए, कोरोना। अब कोरोना के टाइम पीरियड पे क्या हुआ, अचानक से सारी कंपनीज वगैरह सब कुछ बंद हो गए, तो अब उनके पास, कंपनीज के पास खुद के पास पैसा नहीं था, लॉकडाउन लगा हुआ था, अब काम वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो उनको ज्यादा वर्कर्स की जरूरत भी महसूस नहीं हुई। तो उन्होंने क्या किया, काफी स्टाफ को हटा दिया, काफी लोगों की नौकरियां चली गई जो टेम्परेरी बेसिस पे लगे हुए थे, बिकॉज कंपनी के पास सैलरी देने के पैसे नहीं थे। तो उन्होंने जो सोचा जितने कम वर्कर्स में, एम्प्लॉयज में काम चले उतने में चलाना है और बाकियों को जॉब से हटा देना है। तो उस टाइम पर क्या हुआ, वो हो गई एक साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, जो एक इकोनॉमी के डाउन टर्न की वजह से, किसी भी तरीके से इकोनॉमी डाउन हुई, कोई भी ऐसी कंडीशन की वजह से चीजों का चेंज होना और अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना। काफी तो ऐसी भी कंपनीज थी जो बंद ही हो गई कोरोना के टाइम पीरियड पे, बिकॉज उनको इतना ज्यादा लॉस हो गया। नेक्स्ट है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये काफी फेमस अनएम्प्लॉयमेंट टर्म मानी जाती है, बिकॉज क्योंकि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आपके एनसीईआरटीज के अंदर भी काफी ज्यादा मेंशन होता है, इसीलिए ये टर्म सबसे ज्यादा फेमसली यूज की जाती है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होता है कि एक जगह पर जितने लोग काम कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा लोग सेम जगह पर काम कर रहे हैं और अपने पोटेंशियल का
वो यूज भी कर रहे हैं बट फिर भी उनको उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा जितना उनको होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि 1 एकड़ की जमीन है, सपोज करो 1 एकड़ की जमीन है एक फैमिली की, उसमें फैमिली का एक इंसान काम कर रहा है। अब उस 1 एकड़ की जमीन से मानकर चलो आपको 10,000 का प्रॉफिट होता है 6 महीने के अंदर। अब वहां पर एक इंसान काम कर रहा है तो भी आपको 10,000 का ही प्रॉफिट होता है। वही अगर उस सेम 1 एकड़ की जमीन के ऊपर पूरी फैमिली काम करने लग जाए, यानी हस्बैंड है, उसकी वाइफ है, उनके बड़े बड़े 2 से 3 बच्चे हैं और पूरी वो फैमिली उसी 1 एकड़ की जमीन पर काम करने लग जाए, तो भी 6 महीने का प्रॉफिट क्या आएगा, 10,000 ही आएगा। तो उसमें क्या होगा, वर्कर्स तो ज्यादा हो गए, वर्कर्स कंट्रीब्यूट भी ज्यादा करें बट एडिशनल कोई प्रोडक्टिविटी आई नहीं, कोई भी एडिशनल प्रोडक्टिविटी वहां पर नहीं आएगी। तो वो क्या हो गया, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया कि जरूरत से ज्यादा वहां पर लोग इंडल्ज हैं जिनसे कोई भी एडिशनल प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही। वहीं अगर हमें दिख रहा है कि 1 एकड़ का काम करके एक पर्सन काम करके वहां से 10,000 आ सकते हैं, तो जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं वो अगर किसी और जगह पर काम करते अलग अलग तो मे बी उनकी 6 मंथ्स की इनकम क्या हो जाती, 50,000 हो जाती, जहां वो एक जगह पर काम कर रहे हैं इसलिए उनकी इनकम क्या है, सिर्फ 10,000। चाहे वो 3 लोग काम करें तो भी वो 10,000 रहेगी, 5 करेंगे तो भी 10,000 ही रहेगी। नेक्स्ट है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट सिंपल है, आप एक जॉब कर रहे हो, आप वो जॉब कर रहे हो 40,000 में, आपको लगता है कि आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया, आप बहुत अच्छे डेवलपर हो, आप बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, बहुत अच्छे मैकेनिकल इंजीनियर हो, आप सोचे लेट्स स्किप दिस जॉब, अब नई जॉब ढूंढेंगे जिसकी सैलरी मिनिमम 80,000 जिसके अंदर हो, और आप विलिंगली अपनी जॉब को ड्रॉप कर देते हो एक अच्छी जॉब के लिए, एक अच्छी जॉब की तलाश में, तो वो होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। सिंपल है, इकोनॉमिक ग्रोथ, जितनी हमारी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए उतनी नहीं है, जो ग्रोथ भी है वो कुछ सर्टेन सेक्टर्स में है, कुछ सर्टेन रिच क्लास के अंदर ज्यादा ग्रोथ है, और जो नॉर्मल लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, जो लोग और भी पोवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, उनके लिए सफिशिएंट जॉब हमारी कंट्री के अंदर आज भी क्रिएट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। ओवर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, पॉपुलेशन की हमारी कंट्री के अंदर कोई कमी नहीं है, तो पॉपुलेशन वन ऑफ द मेजर रीजन है कि गवर्नमेंट चाह कर भी ना हर इंसान को एम्प्लॉयड नहीं बना सकती, बिकॉज पॉपुलेशन एक लेवल अप हमारी कंट्री के अंदर आज के टाइम पीरियड के अंदर है। नेक्स्ट, सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर भी एक वन ऑफ द रीजन है, बिकॉज हमेशा ऐसा नहीं होता ना कि एग्रीकल्चर में आपने कोई ना कोई क्रॉप कल्टीवेशन के लिए लगा ही रखी होगी, एग्रीकल्चर का भी अपना सीजन होता है, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स का डिफरेंट डिफरेंट सीजन होते हैं, तो कुछ टाइम पीरियड ऐसा होता है जो ऑफ सीजन होता है एग्रीकल्चर के लिए, जिसकी वजह से भी उस टाइम पीरियड के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट ज्यादा होती है। अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि हमारी कंट्री के अंदर कुछ चीजों का प्रोडक्शन बहुत कम है, जिसकी वजह से कुछ फील्ड्स के अंदर अपॉर्चुनिटी कम क्रिएट होती हैं, जैसे एनर्जी हो गया, कुछ चीजों से रिलेटेड रॉ मटेरियल हो गया, कुछ चीजें रिसोर्सेज की कमी है जिनकी वजह से उन चीजों का प्रोडक्शन लिमिटेड है, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट प्रमोट ज्यादा होती है, बिकॉज स्पेसिफिकली जो रूरल एरियाज के लोग होते हैं उनको ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज आज भी नहीं मिल पाती। आप दिल्ली मुंबई जैसे शहर में रहते हो तो आपको लगता है कि नहीं इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, बट अगर आप किसी विलेज के अंदर जाओगे, आप किसी भी राजस्थान हरियाणा यूपी की विलेज के अंदर जाओ, आज भी अगर आप वहां पर जाकर लोगों को देखोगे तो आपको मोर देन 50% लोग ऐसे मिलेंगे जिनका काम सिर्फ एग्रीकल्चर के अंदर चल रहा है, और वहां पर आज भी आपको ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज दिखाई नहीं मिलेंगी। आपको ऐसे ऐसे गांव मिलेंगे जहां पर आप बात करोगे तो आपको मिलेगा कि इस पूरे गांव में से सिर्फ मे बी एक व्यक्ति डॉक्टर बना हुआ होगा, एक ही व्यक्ति इंजीनियर बना होगा, या कई जगह पर एक भी इंसान को ज्यादा अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली होंगी। ये आज भी इंडिया का करंट सिनेरियो है। इनफॉर्मल सेक्टर चैलेंजेस, काफी ऐसे वर्कर्स हैं जिनको इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर काम करना पड़ता है, और इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर क्या होता है, आपकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, आपकी जॉब की कोई गारंटी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी स्मॉल सिटी से बिलोंग करते हैं, वहां पर एक शॉप है, कपड़े की शॉप है, उसके जो ऑनर है
उन्होंने बोला कि हमें सेल्समैन चाहिए। एक व्यक्ति आता है, कोई भी मैन या वुमेन, वो आकर उनको बोलता है कि यस मैं ये काम कर लूंगा। उस काम के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, कोई वो आपसे फॉर्म साइन नहीं करवा रहे, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करा रहे, कोई आपको सेफ्टी नहीं दे रहे, सिर्फ इतनी बात होगी कि जी मैं कर लूंगा। वो थोड़ा सा आपको काम बताएंगे, साथ में आपको सैलरी बताएंगे, दैट्स इट। अब जिस दिन उनको आपका काम पसंद नहीं है, आपके ऊपर गुस्सा करेंगे, आपको निकाल देंगे। तो वो क्या होता है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, वो एक इनफॉर्मल सेक्टर है। आपको कभी भी, आप भले ही काम कर रहे हो, बट आपको रात को एक ख्याल जरूर आएगा, क्या पता कल कुछ ऐसा हो जाए आपकी नौकरी चली जाए। सेम गिग वर्कर्स ये टर्म आज के टाइम पे बहुत फेमस है, जिनके अंदर हम बात करते हैं, जैसे आज के टाइम पे जोमेटो बहुत फेमस है, ब्लिंकिट करते हैं हम, जोमेटो करते हैं, जेप्टो का यूज करते हैं। तो उनके जो हमारे डिलीवरी बॉयज होते हैं, वो भी क्या आते हैं, वो गिग वर्कर्स होते हैं, जो एक इनफॉर्मली काम कर रहे हैं। उनको भी अपनी जॉब की कोई गारंटी नहीं है। अंडर परफॉर्मिंग सर्विस सेक्टर, जब हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो उसके अंदर क्या है, इतनी सर्विसेज नहीं है जितनी पॉपुलेशन है। आप और छोड़ो, आप यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हो, सीट्स कितनी है, 800 to 900, और एग्जाम जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उसके फॉर्म नियर अबाउट हर साल 11 लाख स्टूडेंट्स फिल करते हैं। तो रेशो क्या है, 0.001% का चांसेस हैं कि उन 11 लाख में से जो बनेंगे, उनकी हार्डवर्क भी होना चाहिए, मेहनत भी होना चाहिए। बट आप भी मानकर चलो, अगर किसी इंसान ने प्रीलिम्स क्लियर किया भी है, सपोज करो किसी ने प्रीलिम्स किया है, उसका मेंस नहीं हो पाता, बिकॉज सीट्स तो वैसे भी बहुत कम है, सिलेक्शन बहुत कम होने, बट ऐसा नहीं है कि उस इंसान के हार्डवर्क में कोई कमी रही होगी। हार्डवर्क कहीं ना कहीं उसका भी उतना ही होगा जितना उनका है जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया। बट इट्स ऑल्सो अबाउट कि सीट्स बहुत लिमिटेड हैं, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उन चीजों की वजह से सभी को जॉब्स नहीं मिल पाती, उनके पास टैलेंट होने के बाद भी। अब फ्लॉड एजुकेशन सिस्टम में भी कमी है। आप नॉर्मली किसी स्मॉल सिटी के अंदर, स्टेट के अंदर, अगर आप स्टेट के अंदर जाकर देखोगे, आपको ज्यादा एजुकेशन सिस्टम आज के टाइम पर भी डेवलप नहीं है। एजुकेशन के अंदर, स्कूल्स के अंदर आज भी कोई स्किल्स आपको नहीं सिखाई जाती। नॉर्मली एनसीईआरटी की बुक खोलकर उसको याद करवाया, दैट्स इट। अब उस एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं है कि आप साइंस की, आप 6 क्लास की बुक है, सभी स्कूल में आपको ऐसा मिलेगा, जितने बुक्स के अंदर एक्सपेरिमेंट होंगे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होंगे, वो लैब्स में कराए जाते हैं। नहीं, आज भी इंडिया के अंदर 90% स्कूल्स के अंदर ये चीजें नहीं होती। सिर्फ एक क्रैम्प कराया जाता है कि यस, क्राइमिंग कराई जाती है, ये टॉपिक है, इसको याद कर लो, चाहे 4 बार पढ़ कर याद करो, चाहे बुक के अंदर देख कर करो, चाहे ऊपर सीलिंग की तरफ देख कर करो, बस इसको याद करो, एग्जाम में एज इट इज लिखाओ। तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्किल गैप है काफी ज्यादा, एआई का जमाना है, आईटी का जमाना है, और बट आज भी उतनी स्किल्स नहीं है हमारे पास एज इंडियंस, बिकॉज हमें वो चीजें बचपन से आज भी प्रोवाइड नहीं की जाती, कुछ चीजें, जिसकी वजह से आज भी हम कहीं ना कहीं स्किल्स के अंदर पीछे रह जाते हैं। वो भी एक रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट का। अब कुछ चीजें होती हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो क्या करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करते हैं। कौन कौन सी प्राइमरी एजेंसीज हैं, एक आपकी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जो इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट के डाटा को एनालाइज करती है। एक है आपकी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इसका भी काम सेम है कि हमें चेक करना, एक आपके ईयरली और साथ में आपके 5 ईयर्स का, साथ में 5 ईयर का डाटा भी और साथ में 1 ईयर का डाटा भी, दोनों ईयर के डाटा को ये चेक करती हैं, जिसके अंदर ये देखते हैं कि इतनी पॉपुलेशन वर्किंग एज की है। वर्किंग एज क्या होती है आपकी, 14 से प्लस, मिनिमम 14 तो आपकी होनी चाहिए, 14 से नीचे तो फिर पॉसिबल नहीं है, 14 से प्लस मान लो और 59 से बिलो मान लो। ये एक नॉर्मली एक वर्किंग एज मानी जाती है। इस एज के कितने लोग टोटल हैं, कितनों के पास, कितने पॉपुलेशन के पास एम्प्लॉयमेंट है, कितने के पास नहीं है। एक है आपका सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इनका भी यही काम है, ये इकोनॉमिक सेंसस कराते हैं, एम्प्लॉयमेंट का डाटा कलेक्ट करते हैं। कहाँ पर, एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर एंड कुछ नॉन एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेस के अंदर भी।
अब बात करते हैं की मेथोडोलॉजीज यूज टू मेजर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको सारे याद ना रहे, 3-4 याद रखना जरूरी है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। एक आपका होता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। इस सर्वे को कौन कंडक्ट करवाता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। कब से? 2017 से 17-18 से इस सर्वे को कंडक्ट करवाना स्टार्ट हुआ है। इसके अंदर क्या चेक किया जाता है? आपकी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देखा जाता है कि कितनी लेबर फोर्स परसेंटेज आज के टाइम पर इंडिया के अंदर काम कर रही है, वर्कर का पॉपुलेशन रेशियो चेक किया जाता है। ये चीजें सारी इस सर्वे के अंडर आती है। यूजुअल स्टेटस क्या होता है? यूजुअल स्टेटस आपका डिपेंड करता है किसके ऊपर? प्रिंसिपल एंड सब्सिडियरीज एक्टिविटीज जो आपने लास्ट 1 ईयर के अंदर की होंगी। फॉर एग्जांपल आज यूजुअल स्टेटस आपका चेक हो रहा है, तो वो क्या चेक होगा कि पिछले 1 साल के अंदर आपने मेजर टाइम क्या क्या किया, कैसे अपना टाइम खराब किया, या फिर मे बी आपने इन्वेस्ट भी किया और टाइम को खराब ना भी किया। और साथ में वो आपका हो गया प्रिंसिपल एक्टिविटी आपकी, कि आपने 1 साल के अंदर मेजर टाइम में आपने क्या किया। सब्सिडियरी क्या हो कि 1 साल के अंदर आपने कुछ 1 मंथ के लिए कुछ अलग किया हो। ऐसा होता है ना कि कई बार तो हम कुछ अलग कर लेते हैं, सारे दिन सेम भी नहीं निकलते, ऐसे महीने में 1-2 बार मन कर जाता है कि कुछ प्रोडक्टिव हमें करना है, तो वो चीजें भी मेजर की जाती है। उससे एक स्टेटस पता चलता है कि इस लास्ट 1 ईयर के अंदर नॉर्मली इस इंसान ने कुछ नहीं किया, और मे बी थोड़ा बहुत नियर अबाउट आप 12 महीने से 1 मंथ का टाइम पीरियड लगा सकते हो कि यस इतना प्रोडक्टिव किया। करंट वीकली स्टेटस, जिस दिन ये आपका स्टेटस चेक किया उससे पिछले 1 हफ्ते 1 वीक तक क्या आपने किया, क्या प्रोडक्टिव किया, क्या अनएम्प्लॉयमेंट का काम किया, कुछ एम्प्लॉयमेंट के लिए किया या नहीं किया, या फिर क्या रहा, जिससे हम शॉर्ट टर्म के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स हैं उनको चेक कर सके। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, इस रेशियो से क्या पता चलता है कि वर्किंग एज पॉपुलेशन कितनी है, टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन क्या है, और टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन में से कितनी पॉपुलेशन एक्चुअली में एम्प्लॉयड भी है। अब वर्किंग पॉपुलेशन जितनी होना तो सबको एम्प्लॉयड चाहिए, लेकिन फिर भी उनमें से कितनी एम्प्लॉयड है उस डाटा को चेक किया जाता है बाय वर्कर पॉपुलेशन रेशो। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट से क्या चेक किया जाता है कि वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है वो कितनी एम्प्लॉयड है और कितने एक्टिवली एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, कितनी वर्कफोर्स एंगेज है, कितनी वर्कफोर्स एंगेज नहीं है, वो सारा डाटा। एंड द लास्ट वन है सेंसस डाटा, जो आपकी हर 10 साल के अंदर सेंसस कंडक्ट करवाई जाती है। अभी कोरोना की वजह से कुछ चीजें डिसबैलेंस हुई, नहीं तो ऐसा था कि 2011 के अंदर हुई थी, फिर दोबारा से 2021 के अंदर होनी थी, बट कोरोना की वजह से डिस्टरबेंस आई। अब हमारे 2025 के अंदर दोबारा से सेंसस कंडक्ट करवाई जाएगी, जिससे काफी डाटा चेंज हो जाएगा, काफी चीजें हमें दोबारा से स्टडी करनी पड़ेंगी, तो वो भी एक हेक्टिक प्रॉब्लम हमारे लिए है। अब सेंसस के अंदर सब कुछ आपको सारी डिटेल्स देनी होती है। आप एम्प्लॉयड भी हो तो भी कौन से फील्ड के अंदर हो, क्या करते हो क्या नहीं करते हो, अनएम्प्लॉयड हो तो क्यों अनएम्प्लॉयड हो, क्या प्रॉब्लम है, एवरीथिंग जो भी नॉर्मल डाटा एक कंट्री के लिए जरूरी है, एक एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए जरूरी है, गवर्नमेंट को पता होना चाहिए ताकि वो स्कीम्स को लागू कर सके, वो सारा डाटा सेंसस के अकॉर्डिंग कंडक्ट करवाया जाता है, सेंसस कलेक्ट करता है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इम्पैक्ट क्या क्या है? पहला इम्पैक्ट सिंपल है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, कि हम ह्यूमन रिसोर्सेज का अच्छी तरह यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। हम काफी ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा डिजर्व करते हैं, जिनके पास बहुत स्किल्स हैं, बट फिर भी वो अनएम्प्लॉयड हैं, बिकॉज हमारे पास उनके लिए कोई भी जॉब नहीं है, हम चीजों को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। राइजिंग पोवर्टी बढ़ती है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगी, बेरोजगारी होगी, पैसा ही नहीं होगा, तो सिंपल सी बात है इनकम भी कहाँ से आएगी, तो गरीबी तो बढ़ेगी ही। सोशल इश्यूज काफी ज्यादा फैलते हैं, आप बहुत ट्राई कर रहे हो जॉब की, बट आपको जॉब नहीं मिल रही है, आप अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे हो, तो एक टाइम के बाद आपका जो माइंड होता है वो स्टक हो जाता है, काफी नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आप कुछ ऐसा काम करते हो जो अनएथिकल होता है, जो सोसाइटी के लिए गलत है, चाहे वो आप चोरी करना शुरू कर दो, चाहे आप गैम्बलिंग, आप सट्टा वगैरह लगाने लग जाओ, या फिर आप करप्शन की कोई भी एक एक्टिविटी करने लग जाओ जो लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करे और सोसाइटी के लिए अच्छी ना हो। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट काफी ज्यादा
चलते रहते हैं एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज के बीच में वर्क केस के ऊपर, बिकॉज ऑफ सैलरी इश्यूज होते हैं, कुछ अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज होते हैं। इन इश्यूज की वजह से इंडस्ट्रीज के अंदर भी काफी प्रॉब्लम चलती रहती है। लेबर का काफी एक्सप्लॉयटेशन होता है। अब अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है बट फिर भी इंसान को खाने के लिए पैसे तो चाहिए, तो उसके लिए क्या होता है कि वो कंपेल, बहुत उनको मजबूर होना पड़ता है कि उनको चाहे लॉ वेजेस में ही सही पर उनको काम करना पड़ता है, बिकॉज एक इंसान को रोटी कपड़ा मकान ये 3 चीजें तो चाहिए। तो अगर उनकी इतनी मजबूरी होती है बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कि वो कम सैलरी के अंदर भी ज्यादा काम करने को तैयार हो जाते हैं, तो दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलती है। अब कोई व्यक्ति जॉबलेस है तो वो सबसे पहले किसको ब्लेम करता है? गवर्नमेंट को, सरकार को, कि गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, जॉब्स नहीं निकाल रही है, हमें जॉब नहीं मिल रही है, जो जॉब के अंदर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ये सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आने के भी चांसेस होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ इंडियन गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, जैसे आपका एक इनिशिएटिव है नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट, जिसके अंदर क्या है, काफी करियर काउंसलिंग की जाएगी, जॉब मैचिंग की, आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप प्रोफाइल बनाओगे, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए जॉब देखी जाएगी, आपको कुछ इंटर्नशिप्स ऑफर मिलेंगे, कुछ स्किल डेवलपमेंट नए नए कोर्स जो है वो गवर्नमेंट लॉन्च करेगी, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो इनकरेज हो सके। सबसे फेमस तो यही है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। काफी पुरानी स्कीम है, गवर्नमेंट कांग्रेस के टाइम पीरियड पे भी थी, अभी बीजेपी की गवर्नमेंट के टाइम पीरियड पे। इसके अंदर क्या होता है, इट गारंटीज 100 days ऑफ एनुअल वेज एम्प्लॉयमेंट फॉर रूरल हाउसहोल्ड ऑफरिंग अनस्किल्ड मैनुअल वर्क टू इनहेंस रूरल। इसके अंदर आपको ज्यादा स्किल्स की जरूरत नहीं है अगर आप इस स्कीम के अंडर काम करें। स्कीम का सिंपल सा रीजन है, ईयर के अंदर 365 डेज होते हैं, 365 डेज में आपको एटलीस्ट आपके पास 100 दिन तो कुछ काम करने के लिए होना ही चाहिए। तो 100 डेज के लिए इस स्कीम के अकॉर्डिंग आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाती है। आजीविका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसके अंदर क्या है, जो रूरल लोग हैं गांव के अंदर, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएं जिनसे उनको काफी चीजें में हेल्प हो, उनको थोड़ी स्किल डेवलप हो, और जो गांव का यूथ है, किसी भी विलेज के अंदर कोई भी यूथ है रूरल लाइफ के अंदर, उनको स्किल्स उनको प्रोवाइड की जाए ताकि वो भी एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आ जाए। दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसी के अंदर सारी चीजें नॉर्मली आती है। इसके अंदर क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सबके पास अपनी खुद की नौकरी, जॉब, बिजनेस, वर्किंग कुछ ना कुछ होना चाहिए। साथ में सबको स्किल डेवलप करवाना, उनको शेल्टर्स देना जो बेघर हैं, जिनके पास एक अर्बन एरियाज में रहकर भी घर नहीं है, उनके लिए शेल्टर प्रोवाइड करना। एंड सेटनिंग ग्रास रूट इंस्टीट्यूशंस, की जितने भी लो लेवल के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी इनकरेज करना, उनके अंदर भी स्किल को इनहेंस करना, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो इनकरेज हो सके। प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, सिंपल सा प्रोग्राम है कि यूथ के अंदर काफी चीजें इस्टेब्लिश की जाए, स्किल्स को इस्टेब्लिश किया जाए, जिससे वो माइक्रो इंटरप्राइजेस को इस्टेब्लिश भी कर पाए और या फिर काम भी कर पाए। स्पेसिफिक है कि आर्टिसंस को और जो थोड़े क्रिएटिव माइंड टाइप ऑफ यूथ है उसको ज्यादा प्रमोट किया जाए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये थी आपकी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसके अंदर भी क्या करते हैं, इस योजना से आपको एक स्किल सर्टिफिकेट मिलता है, कुछ इंडस्ट्री रिलेवेंट ट्रेनिंग मिलती है यूथ को, जिनसे उनकी एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो इनहेंस हो सके और वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए थोड़ा बहुत पैसा कमा सके। अब क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन 2013 में आया था। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरली मीन्स, मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो, बिकॉज पहला क्या है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड तो वो नहीं रह रहे ना डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में, काम तो वो कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी कम आ रही लेकिन काम वो कर रहे हैं। अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अवेलेबल, ऐसा भी नहीं है कि उनके पास कोई अल्टरनेट अवेलेबल नहीं है, अल्टरनेट को वो यूज कर सकते हैं। अब एक होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो, ये आंसर आपका करेक्ट होगा, यहाँ पे आंसर इज सी। अब ये क्वेश्चन आपका मेंस में आया था। मोस्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज स्ट्रक्चरल इन नेचर, स्ट्रक्चरल नेचर में अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के अंदर होती है, ये हमने डिस्कस
कर लिया। अभी हमने कोरोना का एग्जाम्पल लेके भी डिस्कस किया, बाकी एग्जाम्पल को लेकर भी हमने स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्कस किया। साथ में क्या है, एग्जामिन द methodology adopted to compute unemployment in the country and suggest improvements। अब ये भी हमने कर लिया कि कौन कौन से तरीके अडॉप्ट इंडिया के अंदर किए हुए हैं अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने के लिए, मेंशन करने के लिए, जिससे हमें अनएम्प्लॉयमेंट का आइडिया हो जाए। अब एंड सजेस्ट इम्प्रूवमेंट्स, कि इम्प्रूवमेंट इंडिया के अंदर कैसे हो सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट से कैसे छुटकारा मिल सकता है। सिंपल है, ज्यादा से ज्यादा स्किल को प्रमोट करना, एजुकेशन को प्रमोट करना, नई नई जॉब क्रिएट करना, थोड़ा बहुत अलग अलग सेक्टर्स को ज्यादा एक्सप्लेन करना, सारी चीजों को थोड़ा ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में यूज करना, कि इनफॉर्मल सेक्टर्स को भी कम कर देना, इनफॉर्मल सेक्टर के लिए भी रूल्स बनाना, सारी चीजें कर कर हम कुछ अवेयरनेस को फैलाना, इन सारी चीजों से इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना ताकि उनको और ज्यादा वर्कर्स की जरूरत हो। इस टाइप से हम अनएम्प्लॉयमेंट से फाइट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपका आया था यूपीएससी मींस 2023 में। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आपको मेजर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगी, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।